सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 24, जिसका नाम है कहानी लेखन, यानी कि बच्चों स्टोरी राइटिंग। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। तो बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि कहानी किस प्रकार लिखी जाती है। ठीक है, और चलिए हम इसे देखिए नई नई कहानियों को पढ़ेंगे और उन्हीं को समझेंगे। और देखिए बच्चों, फिर हम जानेंगे कि किस प्रकार लिखी जाती है, और बच्चों उसके बाद आप लिखना सीख जाएंगे कि एक नई कहानी किस प्रकार लिखी जाती है। ठीक है ना, तो आइए चलिए तैयार हो जाइए नई नई कहानियां सुनने के लिए। ठीक है, देखिए बच्चों, तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम कहानी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे, तो देखिए पढ़िए और समझिए। ठीक है, देखिए, कहानियां सुनना और सुनाना सभी को बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों। आप भी अपनी कहानियां सुनते होंगे, है ना। आपके दादा दादी नाना नानी आपको बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाते होंगे, है ना। मम्मी पापा भी सुनाते होंगे, है ना। फिर देखिए, कहानी गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाक्रमों के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र भाव या विशिष्टता के किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। तो बच्चों आपको समझ आ, देखिए कहानी क्या है। कहानी में देखिए हमारे पास, देखिए हमारे आसपास में या कोई भी जो हमारे मतलब मन में ऐसा कोई चित्र आता है, ऐसी कोई व्यथा आती है, तो देखिए हम उसके क्या करते हैं, उसका चित्रण करते हैं और उस चित्रण को ही हम सामने वाले को सुनाते हैं। ठीक है ना। फिर देखिए, कहानी मनोरंजन हेतु काल्पनिक अथवा वास्तविक लोगों एवं घटनाओं का वृतांत है। तो देखिए बच्चों, ये वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो आगे, कहानी लेखन एक कला है। निरंतर अभ्यास से इस कला पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कहानी लिखते समय सरल भाषा और उपयुक्त शब्दों का प्रयोग आवश्यक होता है। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए तथा वे परस्पर संबंधित होने चाहिए। तो देखिए बच्चों, आपको समझ आया कि हमें किस प्रकार कहानी लिखनी है और उसमें हमें कुछ कुछ यहाँ पे बातों का ध्यान भी रखना आवश्यक है। ठीक है, हमें देखिए कहानी को कुछ इस प्रकार लिखना होता है ताकि वो एक मनोरंजन भी हो, है ना। मतलब सामने वाला अगर कोई पढ़ेगा तो उसको मजा भी तो आना चाहिए, तभी तो कोई आपकी कहानी पढ़ेगा, है ना। तो एकदम देखिए स्पष्ट शब्दों में और छोटे छोटे वाक्यों में बिल्कुल सही सही जो है हमें लिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए, अब बच्चों नीचे कुछ कहानियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। तो आइए बच्चों देखिए, अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहली कहानी का शीर्षक है हमारा क्या, चार मित्र। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं ये कहानी। ठीक है, देखिए बच्चों, किसी जंगल में एक गीदड़, बाघ, चूहा और नेवला रहते थे। ठीक है, तो ये जानवर है। चारों में बड़ी गहरी मित्रता थी। यानी कि बच्चों देखिए, ये जो चार मित्र हैं कौन है, यही चार मित्र हैं, गीदड़, बाघ, चूहा और नेवला। ठीक है ना। अब देखिए, वे साथ साथ ही घर वापस आते थे। एक दिन चारों मित्र टहलने लगे तो उन्हें एक सुंदर हिरण नजर आया। ठीक है, उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, किंतु हिरण तेजी से भाग गया। ठीक है, चलो आगे देखो फिर। चूहे ने एक उपाय सोचा। वह बोला, जब हिरण सो रहा होगा तो मैं उसके पैर अपने तेज दांतों से कुतर दूंगा। ठीक है, पैर। अब देखो फिर वह दौड़ने के योग्य नहीं रहेगा। बाघ उसे झपट कर आसानी से पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये उनकी क्या थी, योजना। ठीक है, देखो अब सभी को चूहे का विचार अच्छा लगा। उन्होंने वही तरीका अपनाया और हिरण को मार डाला। ठीक है, फिर देखो, चारों मित्रों में से गीदड़ सबसे अधिक चतुर था। वह मन ही मन सोचने लगा। देखिए क्या सोचने लगा, इतने दिनों के बाद आज स्वादिष्ट भोजन मिला है, तो फिर मैं पूरा हिरण अकेले ही क्यों ना खाऊं। तो देखिए मतलब जो गीदड़ था वो ये सोचने लगा। ठीक है, अब देखिए फिर काफी सोच विचार के बाद बोला, क्या बोला, देखिए, मित्रों, मेरे विचार से हम सबको स्नान करने के बाद ही इतना स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। ठीक है, तुम तीनों जाकर स्नान कराओ, मैं तब तक हिरण की देखभाल करूंगा। ठीक है, ऐसा उसने कहा। बाघ सबसे पहले नहाकर लौट आया। ठीक है, उसे देख चतुर गीदड़ ने कहा, देखिए क्या कहा, चूहा अभी यही था। वह कह रहा था कि वह तो हिरण को छुएगा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए उसने ऐसा कह दिया। ऐसा क्यों कहा उसने, बाघ ने उससे पूछा। ठीक है, देखो, गीदड़ बोला, उसने मुझसे कहा कि यह तो बड़े शर्म की बात है कि चूहे का पकड़ा हुआ शिकार बाघ खाए, है ना। तो देखिए उसने इस प्रकार से उसके खिलाफ उसको भड़काया। ठीक है, देखिए फिर उसने ऐसे कायर जानवर के साथ भोजन करने से मना कर दिया और घर चला गया। ठीक है, बाघ को महसूस हुआ कि चूहे का कहना सही है। ठीक है, वह भोजन छोड़कर दूसरे शिकार की खोज में जंगल में चला गया। थोड़ी देर बाद चूहा आया। ठीक है, अब देखिए, सुनो मित्र, चतुर गीदड़ बोला। देखिए उसने फिर चूहे से देखिए क्या कहा,
नेवले ने मुझसे कहा है कि वह हिरण को नहीं खाएगा क्योंकि यह बाघ के छूने से विषैला हो गया है। ठीक है, उसके स्थान पर उसने तुम्हें खाने का निश्चय किया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पर देखो इस प्रकार से देखिए वो जो गीदड़ था, देखिए पहले उसने, देखिए बच्चों सबसे पहले गीदड़ ने किससे कहा, बाघ से कहा था। जब बाघ चला गया उसके बाद चूहा आया तो उसने चूहे को भी कहा है ना, उसने नेवले के खिलाफ उसको फिर से भड़काया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, ये देखिए इस चित्र में आप देख पा रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए, चूहा यह सुनकर सिर पर पांव रखकर भागा। ठीक है, क्योंकि उसने सुना कि ये तो हमें मुझे खाने वाला है, नेवला है ना। देखिए फिर इसके बाद वहां नेवला आया, गीदड़ ने नेवले को जान से मार डालने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। ठीक है, अब देखो अब गीदड़ निश्चिंत हो गया। ठीक है, वह बढ़िया दावत खाने बैठा। वह 2 दिन तक दावत के मजे उड़ाता रहा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी कविता थी, है ना। तो देखिए बच्चों कितनी अच्छी कहानी थी, है ना, 4 मित्रों की। लेकिन देखिए बच्चों क्या किया, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखो बुद्धि के बल पर बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों जिस प्रकार गीदड़ ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, है ना, हाँ भले ही उसने चालाकी की, उसने देखिए उसने झूठ बोला, गलत किया, लेकिन बच्चों उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, है ना। तो देखिए उसने बाकी तीनों दोस्तों को भगा दिया और देखिए खुद अकेले के अकेले सारा भोजन समाप्त कर गया। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम चलते हैं हमारी अगली कहानी, ये है देखिए चोर और राक्षस। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में द्रोण नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। गुजारे का कोई अन्य साधन न होने के कारण सन्यासी के भेष में गांव-गांव द्वार-द्वार भीख मांगा करता था। कौन बच्चों, ये द्रोण। ठीक है, अब देखिए एक दिन एक गृहस्थ को द्रोण पर दया आ गई। ठीक है, उसने ब्राह्मण को 2 बछड़े दिए। ब्राह्मण ने उन बछड़ों को बड़े प्यार से पालन पोषण किया। ठीक है, फिर देखिए लेकिन एक दिन एक चोर ने उन बछड़ों को देखा तो उसके मन में लालच आ गया। ठीक है, फिर उसने दोनों बछड़ों को रात में चुरा ले जाने का निश्चय किया। किसने, उस चोर ने। देखिए बच्चों फिर आगे, चोर रात होने पर रस्सी लेकर अपने घर से निकला। रास्ते में उसकी भेंट एक राक्षस से हुई। ठीक है, चोर उसका भयानक चेहरा देखकर डर गया। उसने घबराकर पूछा, देखिए क्या आप कौन हैं? उसने कहा, क्या कहा, मैं एक राक्षस हूँ, अब तुम अपने बारे में बताओ। ठीक है, चोर ने डरते डरते कहा, मैं एक चोर हूँ, ब्राह्मण के बछड़ों को चुराने निकला हूँ। ठीक है, अब देखो राक्षस ने प्रसन्न होकर कहा, देखिए इसमें डरने की क्या बात है, इस कार्य में तुम मुझे अपना सहयोगी समझो। ठीक है, तुम ब्राह्मण के बछड़े चुराना और मैं उस ब्राह्मण को अपना आहार बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह चोर और राक्षस एक दूसरे के सहभागी बन गए। ठीक है, दोनों ब्राह्मण के घर के निकट पहुंचकर उचित मौके का इंतजार करने लगे। वह एकांत में जाकर बैठ गए। ठीक है, फिर देखिए बच्चों आगे क्या हुआ। ब्राह्मण के सो जाने पर राक्षस उसे खाने के लिए तैयार हुआ। ठीक है, यह देखकर चोर ने कहा, यह तो गलत बात है, पहले मुझे बछड़ों को चुरा लेने दो, तब तुम उसे खाना। ठीक है, राक्षस बोला, यदि बछड़ों के शोर से ब्राह्मण की नींद खुल गई तो मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, देखो फिर पहले अपना कार्य कौन करेगा। ठीक है, देखिए फिर इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो शुरू हो गई। ठीक है, दोनों अपनी अपनी बात पर डटे रहे और जोर जोर से झगड़ने लगे। ठीक है, अब देखो बच्चों फिर देखिए दोनों के झगड़े की आवाज सुनकर ब्राह्मण की नींद खुल गई। स्थिति की गंभीरता को देखकर उसने मंत्रों का उच्चारण कर पहले राक्षस को वश में किया। ठीक है, फिर उसने चोर को पीट पीट कर अपने घर से भगा दिया। ठीक है, देखिए फिर ब्राह्मण के दोनों शत्रु आपस में लड़ पड़े। ठीक है ना, तो उसका काम आसान हो गया क्योंकि आपस में झगड़ा करने वाले शत्रु हित साधक बन जाते हैं, है ना बच्चों। लेकिन जब शत्रु संगठित होते हैं तब उनसे लड़ना अत्यंत कठिन होता है। तो ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पे ये हमने कहानी पढ़ी है जो कि देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, है ना। चलिए तो देखिए बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों की, देखिए यदि शत्रुओं में फूट पड़ जाए तो उन्हें आसानी से पराजित किया जा सकता है ना बच्चों। तो देखिए इससे आपको यही शिक्षा मिलती है कि अगर मान लीजिए आपके कोई शत्रु हैं, ठीक है, और अगर उनमें ही क्या हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाए, तो देखिए हम उनसे जीत पाएंगे। ठीक है, और वो हमें कभी भी हरा नहीं पाएंगे। ठीक है ना। चलिए बच्चों आइए अब हम करते हैं हमारी अगली कहानी। तो बच्चों इसका शीर्षक है भीष्म प्रतिज्ञा। ठीक है, चलिए देखिए देखो एक बार महाराज शांतनु शिकार करने के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे गए। ठीक है, वहां उन्होंने एक सुंदर निषाद कन्या को देखा। युवती को देखकर उनके मन में उससे विवाह करने की इच्छा जाग उठी। युवती का नाम सत्यवती था। ठीक है बच्चों, देखिए अब महाराज विवाह का प्रस्ताव लेकर सत्यवती के पिता के पास गए। ठीक है, फिर देखो बच्चों आगे देखें। निषाद राज शांतनु से उसने एक कठोर शर्त रख दी। निषाद राज शांतनु से
अपनी कन्या का विवाह करने के लिए सहमत हो गया। ठीक है, फिर उसने देखिए परंतु उसने एक कठोर शर्त रख दी कि उसकी कन्या का पुत्र ही शांतनु के राज्य का अधिकारी होगा। ठीक है, यह शर्त सुनकर शांतनु बहुत चिंतित हो गए। ठीक है, फिर देखिए उनके समक्ष भारी दुविधा की स्थिति थी। ठीक है, देखिए बच्चों, फिर वे अपना उत्तराधिकारी पुत्र देवव्रत को घोषित कर चुके थे। यदि वे सत्यवती से विवाह कर लेते तो पुत्र के साथ अन्याय होता, है ना। देखिए इसी चिंता में वे दुखी रहने लगे। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर पिता को दुखी देखकर पुत्र देवव्रत ने उनके दुख का कारण जानने का प्रयत्न किया। कारण जानकर उन्होंने पिता के दुख का निवारण करने का उपाय सोच लिया। ठीक है, देखिए वे सीधे निषाद के पास गए और उनसे निवेदन किया। देखिए क्या निवेदन किया, आप अपनी कन्या का विवाह महाराज शांतनु से कर दें, मैं राज्य से अपना अधिकार छोड़ता हूँ। आपकी कन्या का पुत्र ही महाराज शांतनु के बाद हस्तिनापुर के राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, अब देखो फिर राजकुमार देवव्रत के अद्भुत त्याग की बात सुनकर निषाद को भारी आश्चर्य हुआ। कुछ सोचकर उसने कहा, देखिए क्या कहा उसने, राजकुमार आपकी बात पर मुझे पूरा भरोसा है, किंतु आपके पुत्र ने यदि राज्य पर अपना अधिकार जताया तो मेरी कन्या के पुत्र का भविष्य क्या होगा। ठीक है, देखिए फिर निषाद के कथन का रहस्य समझने में देवव्रत को देर नहीं लगी। ठीक है, उन्होंने उसी क्षण कहा, देखिए क्या कहा, निषाद राज, सूर्य चंद्र आदि सभी देवों को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन अविवाहित और ब्रह्मचारी रहूंगा। ठीक है, पिता के सिंहासन पर आपकी कन्या के पुत्र का ही अधिकार रहेगा और मैं हमेशा सिंहासन पर बैठे हुए राजा की सेवा में लगा रहूंगा। ठीक है, चाहे प्रकृति के सारे नियम बदल जाएं, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगा। ठीक है बच्चों, फिर देखिए देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर सभी चकित रह गए। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। ठीक है, उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने देखिए भीष्म के बारे में कितनी अच्छी कहानी पढ़ी है ना, और ये बच्चों एक सत्य कथा भी है ना। तो चलिए बच्चों, देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों इससे हमें शिक्षा मिलती है कि माता पिता की भक्ति और उनके सुख का ध्यान रखने वाले व्यक्ति को संसार में आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए तो बच्चों देखिए वो अमर हो गए, है ना। चलिए बच्चों आइए, तो देखिए अब हमारा ये अध्याय खत्म होता है। देखिए हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके की कहानियां पढ़ ली है ना। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि अब आपको देखिए कहानी लिखना बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना। बच्चों देखिए इसके आखिर में आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और देखिए यहाँ पे कुछ आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं। तो इन सभी बिंदुओं का प्रयोग करके अपने मन की एक नई कहानी बनाइए। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए मैं आशा करूंगी कि अब आप सभी जो है और मनोरंजक कहानी बनाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चों स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।